हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द डिजिटल एकेडमी। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी फॉर एग्जाम्स लाइक एसएससी, एनटीपीसी एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स आज ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है इस पूरी सीरीज का। तो शुरू करने से पहले हम एक थोड़ा सा कोर्स ओवरव्यू देख लेते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है उन सबको मालूम होगा कि हमने ये 13 लेक्चर्स में इसको पूरे पॉलिटी को कवर करना है। एंड आज इसका फर्स्ट लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो हमने इसमें पढ़ना क्या है, थोड़ा सा एक ब्रीफ पहले समझ लेते हैं कि पॉलिटी क्या है, क्यों ज़रूरी है पढ़ना, पॉलिटी को समझना क्यों ज़रूरी है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों बन जाता है पॉलिटी का जब हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि पॉलिटी के ऊपर स्पेसिफिक एम्फोसिस दिया जाता है, ये समझेंगे। देन हम समझेंगे कि जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहाँ से उठी, पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात कहाँ से उठी, किसने फर्स्ट टाइम पे बोला कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा नुकसान क्या है, ये सब चीज़ें हम आज थोड़ा सा ब्रीफ में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। एंड शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, व्हाट इज पॉलिटी। तो जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं हमारे दिमाग में आता है यार एक वर्ड है पॉलिटी, इसके अंदर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे फंक्शन करना है समझना है। बट पॉलिटी है क्या? पॉलिटी एक स्टडी है जिस स्टडी में हम एक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट और उसके सिटीजन्स के साथ जो रिलेशनशिप है, मतलब स्टेट और उसके पीपल, स्टेट मतलब गवर्नमेंट और पीपल मतलब उस गवर्नमेंट के सिटीजन्स, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करने को हम पॉलिटी बोल देते हैं, राइट। तो पहली बात, ये जो रिलेशनशिप है ये हमेशा एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन के ऊपर हम बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इट्स सब्जेक्ट्स, राइट। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है और सिटीजन्स जो हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, राइट। म्यूचुअल इसी चीज़ को बोलते हैं, आपस में लेन देन है, राइट। तो ये लेन देन कैसे है? ये लेन देन ऐसे है कि गवर्नमेंट कौन बनाता है? सिटीजन्स, ठीक है। एंड जब गवर्नमेंट बन जाती है तो गवर्नमेंट किसको रूल करती है? सिटीजन्स को। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, राइट। तो पॉलिटी क्या है? एक म्यूचुअल रिलेशनशिप की स्टडी जो एक स्टेट और उसके लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को पॉलिटी बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट चीज क्लियर करने के बाद जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो एक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन उठ के आता है, राइट। पॉलिटी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब बाकी सब बातें अगर बाद में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो अगर आपको बहुत ईजी वे में समझना है कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप समझ लीजिए कि आपने कोई गेम खेलनी है, राइट। अगर आपने कोई गेम खेलनी है तो उस गेम के कुछ रूल्स होंगे, है ना। तो उस रूल्स को अब आप दो तरीके से काम कर सकते हैं, या फिर तो रूल्स आपके माइंड में हो, या फिर आपने वो रूल्स कहीं लिख दिए हैं और आपने एक बुक बना दी है कि यार इस गेम को खेलने के ये कुछ तरीके हैं। अगर लाइक फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट की बात करते हैं, अगर बोल्ड होगा तो उस बंदे को बैटिंग छोड़नी पड़ेगी, राइट। अगर कैच होगा तो कैच आउट होगा, बट अगर बाउंस करके बॉल कैच करते हैं तो उसको आउट नहीं करार दे सकते। तो राइट, ये सब क्या है? ये गेम के रूल्स हैं। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक है, राइट। एक रूल बुक है जिसके अंदर देश को चलाने के सारे रूल्स मेंशन्ड हैं। तो अगर एग्जाम के अंदर आपको डेफिनेशन से पूछा जाता है तो डिफाइन हम कैसे करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच दिस गेम इज प्लेड। वो गेम क्या है? द स्टेट इज गवर्नड। इस केस में वो गेम क्या है? गवर्न करना है पूरे स्टेट को। तो उस रूल बुक को क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। मतलब ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे है, जो लाइन मैंने टर्म यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब क्या है कि कल को जैसे क्रिकेट की, मैं दोबारा से क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ जस्ट बिकॉज हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे क्रिकेट से। अगर कल को क्रिकेट में एक नया रूल बनता है, राइट, रूल बनता है जो उस रूल बुक के खिलाफ जा रहा है, तो क्या वो रूल रहेगा या नहीं रहेगा? ये कौन इंश्योर करेगा? उस गेम का रूल बुक, मतलब उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम। सुप्रीम मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अभी रिसेंट केस जो हुआ था 2018 में, आधार कार्ड आप सब लोगों को मालूम होगा। यूपीए गवर्नमेंट 2006 में आधार कार्ड को लेकर आई। एंड यूपीए गवर्नमेंट बेसिकली चाहती थी कि एक बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं
उन लोगों के लिए एक स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो, ताकि जो भी बेनिफिट्स हैं उनके डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स में या उन तक पहुंचाए जा सके, राइट। तो जब ये 2006 में आया आधार कार्ड, लगभग 2012 के आसपास एक रिट पिटिशन फाइल हुई। धीरे धीरे होने क्या लगा कि जैसे पहले गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया आधार, उसके अंदर बायोमेट्रिक्स लेने लगे, आइरिस का स्कैन लेने लगे, आपकी आईज का। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट को देखते देखते प्राइवेट सेक्टर ने भी इसको मैंडेटरी कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले तो गवर्नमेंट ने बैंक्स के अंदर मैंडेटरी कर दिया कि अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आधार कार्ड चाहिए। फिर धीरे धीरे टेलीकॉम कंपनीज ने बोलना शुरू कर दिया कि अगर आपको सिम कार्ड चाहिए तो उसके लिए आधार मैंडेटरी है। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि गवर्नमेंट जो भी राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी उनके लिए लोगों को बोलने लगे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तभी आपको राशन मिलेगा, तभी डिस्पैच होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 2012 में एक रिट पिटिशन फाइल हुई, जिसके अंदर बोला गया कि ये जो आधार कार्ड है ये तो हमारे लोगों का जो बेसिक फंडामेंटल राइट है वही छीन रहा है, राइट टू इक्वालिटी। अगर किसी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बंदे के पास खाने को राशन नहीं है, अगर उसके पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आधार कार्ड नहीं अवेलेबल है तो उसको राशन नहीं मिल रहा, तो ये कैसी इक्वालिटी हुई, राइट। अब हुआ क्या कि जब धीरे धीरे प्राइवेट एंटिटीज भी आधार कार्ड को यूज करने लगी, तो लोगों ने बोला कि हमारा तो पर्सनल डेटा, जैसे कि बायोमेट्रिक्स, जैसे कि आइरिस स्कैन, ये हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। ये आप गवर्नमेंट तक रख रहे हो तो चलो समझ में आता है, बट प्राइवेट कंपनीज तक ये डेटा जा रहा है, तो हमें क्या पता है कितना सेफ है कितना नहीं, राइट। तो जब ये चीज़ें आने लगी तो 2018 में एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने रूल आउट कर दिया कि क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बोलता है कि हर इंसान के पास राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए और हर इंसान के पास राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। तो बोला गया कि जहाँ पे भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम होना है वहाँ पे आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं करो, इस चीज़ को रोको, इस चीज़ को स्टॉप करो, बिकॉज हमारे बेसिक राइट की वायलेशन है ये। वैसे ही प्राइवेट कंपनीज को भी मना कर दिया गया है कि आपने एटीएम कार्ड देना है या आपने सिम कार्ड इशू करना है तो उसके लिए हमारा ये जो आधार कार्ड है इट शुड नॉट बी मैंडेटरी, राइट। तो ये सब चीज़ें कैसे इंश्योर हुई, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें मेंशन थी कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उन तक ये राइट्स पहुंचने चाहिए, राइट। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन होना इम्पॉर्टेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट हमारे देश ने अडॉप्ट किया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपको, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्या चीज़ है, क्या वो प्रियम्बल है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। तो उस केस में आंसर क्या होगा आपका, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा देश है वो काम कैसे करता है, राइट। जैसे अभी हमने बात करा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अकेले से थोड़ा हम पूरे देश को गवर्न कर सकते हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमें कुछ ऑर्गन्स की हेल्प लेनी पड़ती है जिनसे हम कुछ कुछ काम करवाते हैं, राइट। तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आते हैं हमारे पास, विच आर लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं किसी भी स्टेट के, राइट। तो इसमें इन वर्ड्स का मतलब क्या है थोड़ा सा ये देखते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब वो आम गवर्नमेंट की जो लॉज बनाती है, विच इज अ लॉ मेकर, राइट। और ये लॉ बनाते कौन है, ये वही लोग बनाते हैं जिनको हम चूज करते हैं टू बी अवर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब लेजिस्लेचर में कौन बैठते हैं, एमपीज, एमएलएज, जो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए लॉज बनाते हैं, राइट। तो लेजिस्लेचर वो आम होगी जो लॉज बनाएगी, जुडिशरी वो आम होगी जो हमें इंटरप्रेट करके देगी उन लॉज को और इंश्योर करेगी कि जो लॉज बने हैं वो सही हैं या नहीं सही है। ये डिसाइड करेगा कौन, जुडिशरी। बट ये कैसे डिसाइड करेगा, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करेगा, देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट है, राइट के हिसाब से जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए हैं क्या वो सही है क्या वो गलत है, तो वो डिसाइड कौन करने वाला है, जुडिशरी। तो जुडिशरी आर्म का क्या काम है, टू इंटरप्रेट लॉज टू प्रोवाइड जस्टिस टू पीपल। कल को ऐसा ना हो कि आपने गवर्नमेंट इलेक्ट करी एंड गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया कि आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ही खत्म हो गई। जैसे सपोज करो एक आईटी एक्ट आया था, आईटी एक्ट के अंदर इन्होंने बोला कि जब भी आप सोशल मीडिया पे किसी के अगेंस्ट कुछ लिखोगे जो कि डिफामेटरी होगा तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है। बट ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है कि यू हैव राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको किसी के खिलाफ, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं,
ये हमारा संविधान हमें एक राइट देता है। बट अगर कल को ऐसा एक लॉ लेजिस्लेचर बना दे तो हम कहाँ जाएंगे फिर, है ना? नॉर्मल सिटीजन्स तो फिर किसी मतलब का बात बने ही नहीं। तो इन दैट केस वी कैन गो टू द जुडिशरी एंड जुडिशरी हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन देगी। एंड हुआ क्या था फिर, वो आईटी एक्ट वाज रिपील्ड, उस एक्ट को खारिज किया गया, राइट। एंड जो थर्ड आर्म है, इट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग डिसीजंस इनटू एक्शंस। मतलब एग्जीक्यूटिव क्या ध्यान रखेगा कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी काम कर रहे हैं या नहीं, राइट। ग्राउंड लेवल तक किसी भी चीज को पहुंचाने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो ये ऑर्गन्स हैं स्टेट के, इसको समझ के हमें ये समझ में आएगा कि हमारा देश काम कैसे करता है, राइट। तो ये तीनों आपस में बैलेंस ऑफ पावर्स मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, राइट। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? देखेगा कि वो लॉ लोगों तक पहुंच भी रहा है। अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया कि बीपीएल फैमिलीज के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो अगर एग्जीक्यूटिव विल इंश्योर कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। एंड जुडिशरी विल इंश्योर कि या अगर वो हुआ है तो ऐसा कोई बंदा तो नहीं था जिसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए थी बट उसको मिली नहीं, तो वो बंदा कहाँ जा सकता है? दैट ह्यूमन या दैट सिटीजन कैन गो टू दिस प्लेस एंड उसको अपनी जो भी जस्टिस है वो जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी, राइट। तो आई होप आई हैव मेड दिस वेरी क्लियर टू यू ऑल, बिकॉज इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट इसकी वजह से आपके आगे का पॉलिटी को समझना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। सो मूविंग अहेड गाइज, ये तो हो गया बेसिक पॉलिटी कि पॉलिटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन किस तरह से काम करता है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम, एंड वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। मूविंग अहेड, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं कि आप सब लोगों को ये मालूम ही है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे लगभग 1600 सेंचुरी में। आई थिंक 1600s में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुकी थी। एंड तब से लेके 1900s तक बहुत ज़्यादा अपराइजिंग इन केस ऑफ, मतलब अगर हम ऐसा बोलें कि हमें फ्रीडम चाहिए थी तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही थी उस टाइम पे फ्रीडम की। ओनली आफ्टर 1850s हमें फ्रीडम की नीड महसूस हुई कि नहीं, हमें दबाया जा रहा है। 200 साल तक तो हम लोग वी वर कंसिडरिंग इट एज अ नॉर्मल सिचुएशन। तो जब 1900s में हमें ये चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, ये देश हमारा है एंड हमें ही इसको गवर्न करना चाहिए, तब जाकर बहुत आग लगी सिस्टम के अंदर, हमारे फ्रीडम फाइटर्स खड़े हुए एंड बहुत सारी चीज़ें पैरेलली होनी शुरू हुई, हम लोगों ने बहुत रिवोल्ट्स करे। तो अगर हम बात करें 1930s के आसपास के वक्त की, तो 1930 में फ्रेंड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से लेके 34 तक चली। एंड इमीडिएटली 1934 के बाद फर्स्ट टाइम एम एन रॉय जी ने एक प्रस्ताव रखा और बोला कि हमें शायद हमें अपने देश को संभालने के लिए वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज वो संगठन, वो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो फर्स्ट टाइम ये आइडिया किसके माइंड में आया? एम एन रॉय। तो गाइज ये तो वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन गया कि फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन बाय हुम? द आंसर इज एम एन रॉय। तो ये सब लोग आप प्लीज नोट कर लीजिए। एंड आई एम सॉरी मैं आपको पहले नहीं बता पाया ये चीज़, बट आई वुड वांट कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिर्फ इस वीडियो को प्लीज़ ऐसे लेड बैक होकर देखिए मत। आई थिंक आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप एक नोटबुक ले लेंगे एंड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी खुद की हैंड राइटिंग में अपने खुद के हाथ से लिखेंगे। बिकॉज अदरवाइज ये इट विल बी लाइक मोनोलॉग, मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे, कुछ टाइम बाद आप कोई और वीडियो देखेंगे, आप सब वॉश आउट हो जाएगा, राइट। तो इट इज़ बेटर कि आप एक नोटबुक में अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहें, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। तो फर्स्ट टाइम एम एन रॉय ने आइडिया दिया कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स जो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जो फ्रीडम के ऊपर काम कर रही थी बहुत ही ज़ोरों शोरों से, वो सिर्फ एक ही थी हमारे इंडिया में, विच वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब ये आइडिया सुना तो उनको बहुत वैलिड लगा। उन्होंने बोला कि हाँ यार, ये डिमांड तो हम रख सकते हैं ब्रिटिशर्स के सामने कि ठीक है, चलो अभी वो सिचुएशन नहीं है कि हम बोलें आप आज ही देश छोड़ के भाग जाओ तो वो भाग जाएंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं थी। एवरीबडी न्यू कि इस चीज़ को टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, एंड वी शुड स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो ये फर्स्ट टाइम 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ की पुष्टि करते हुए बोला, ऑफिशियली डिमांड किया कि हाँ, हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए।
जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद हम खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम अपने देश को खुद संभालेंगे। तो ये देखते हुए 1935 में ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर इन लोगों ने बोला कि हम इंडिया को एज अ फेडरेशन देख रहे हैं। तो इस वर्ड का मतलब क्या है फेडरेशन? बेसिकली फेडरेशन, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो यूएस का जो सिस्टम है, यूएसए का, दैट इज बेस्ड ऑन अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब कि जैसे इंडिया में सिचुएशन क्या थी कि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, राइट? इंडिया का आइडिया तो बहुत एंड में जाकर आया, बहुत लेटर स्टेजेस पे, जब हम फ्रीडम की बात कर रहे थे। तब भी जब फ्रीडम मिल चुकी थी तब भी प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग थी, तो उनको कन्विंस करना पड़ा कि नहीं, आप हमारे साथ इकट्ठे हो जाइए, हम एक देश बनाते हैं, राइट? तो यूएस में क्या सिस्टम था? यूएस में ये स्टेट सब इकट्ठे होके इन्होंने खुद बोला कि यार एक काम करते हैं, हम लोग मिलके अपने आप को एक यूनियन का नाम दे देते हैं, राइट? लेट्स मेक अ ग्रुप, एंड उस ग्रुप में हमें कभी भी उस ग्रुप को छोड़ना हो, कभी भी उस ग्रुप को ज्वाइन करना हो, दिस डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, उस पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करता है। बट इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में जब इकट्ठा किया गया, इंडिया बनाया गया, तो प्रस्ताव रखा गया कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब जो भी ये स्टेट्स हैं ये इंडिया का पार्ट हैं। तो इनको अब ये अनुमति नहीं है, इनके पास ये प्रोविजन नहीं है कि कल को ये अलग हो जाए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंट एग्जाम्पल अगर मैं कोट करूँ तेलंगाना का, तो इतनी ज़्यादा एजिटेशन होने के बावजूद कि हमें एक सेपरेट जगह चाहिए, हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, तो हमने क्या किया, एक स्टेट को बाइफरकेट किया, राइट? हमने उनको ये नहीं बोला कि आप एक अलग कंट्री हो, हमने बोला कि नहीं, आप हो तो इंडिया ही, बट आपके लिए एक अलग से इंटरनल बाइफरकेशन हमने करके उस एजिटेशन को कहीं ना कहीं स्टॉप कर लिया, राइट? तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इन्होंने बोला कि हम आपको एज अ फेडरेशन देखना चाहते हैं। और इन्होंने क्या किया, हमारी पावर्स को डिवाइड कर दिया तीन तरह की लिस्ट में, विच इज फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट, राइट? तो ये पावर्स का डिवाइड करने का फंडा क्या है? बेसिकली इन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें तो होंगी जो फेडरल होंगी, राइट, जो हम संभालेंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो प्रोविंसेस अपने आप संभाल लेंगी, एंड कुछ चीज़ें होंगी जो हम दोनों, जिनके ऊपर मिल बांट के डिसीजन लेंगे, मतलब एक दूसरे से कंसल्ट करके। तो इन्होंने पावर्स को डिवाइड कर दिया तीन तरह की पावर्स में। इसमें हम डिटेल में आगे बात करेंगे। एंड लास्ट चीज़ इन्होंने ये बोली कि जितनी भी रेजिड्यू पावर्स होंगी जो हम इस लिस्ट में मेंशन नहीं कर रहे, वो सारी किसके पास जाएंगी? वाइस रॉय के पास। तो यार अब सिचुएशन ऐसी होगी कि 1935 के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गई, राइट? एंड उस टाइम पे इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसको? ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो ब्रिटेन के साथ लड़ें वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, राइट? तो इस वजह से इंडियंस को प्लीज़ करने के लिए 1940 में ये लोग लेकर आए हमारे लिए क्या? अगस्त ऑफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है गाइस, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे। अगस्त ऑफर में इन लोगों ने हमारी ये बात मान ली कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक मिलना चाहिए, राइट? इस चीज़ को ये लोग एग्री कर गए, बट इनकी कंडीशन क्या थी कि ये हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो बना देंगे, बट कब बनाएंगे? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंड्स, राइट? तो जैसे ही हमें ये चीज़ पता चली कि नहीं, हमारे लिए बना तो देंगे बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर, तो हमने क्या किया, इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, राइट? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑफर आया था, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इस ऑफर के टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे। तो उनका नाम क्या था? लिन लिथगो। तो ये लोग आप अपनी नोटबुक्स में जो नोट्स बना रहे हैं, प्लीज़ उसमें आप ढंग से नोट कर लीजिए, राइट? तो 1940 के अगस्त ऑफर के बाद अगला ऑफर काफ़ी जल्दी आ गया, लाइक 2 साल के अंदर ही एक नया ऑफर आ गया। उसका रीज़न ये था कि जो जापान था, जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था जापान, वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा था वॉर के अंदर। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत अच्छा होल्ड बना लिया था जापान ने, एंड बहुत तेज़ी से वो जगह कॉन्कर कर रहा था। तो यहाँ तक कि वो बर्मा तक पहुँच चुका था जापान, एंड अगला उसका टारगेट इंडिया ही था। तो ब्रिटिशर्स वर लिटिल ट्रबल्ड, उनको काफ़ी टेंशन थी इस बात की कि अगला अब जो हमला होने वाला है वो इंडिया के ऊपर होने वाला है, राइट? तो इस चीज़ को देखते हुए इवन जो उनके अलाइज थे, जैसे कि यूएसए इनका अलाई था ब्रिटेन का, यूएसएसआर सोवियत यूनियन उनका अलाई था, चाइना उनका अलाई था, इन लोगों ने सबने प्रेशर डाला ब्रिटेन के ऊपर कि अभी आप इंडिया को अपने साइड पे रखो तो आपके लिए फ़ायदा होगा, इंडियन सोल्जर्स आपके लिए लड़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, तो आप इनको थोड़ा सा प्लीज़ करके रखो। इसलिए 2 साल के अंदर ही दोबारा इन्होंने एक मिशन भेजा इंडिया में, क्रिप्स मिशन के नाम से, राइट? क्रिप्स मिशन भी एक फेलियर मिशन था,
उसका रीज़न सिंपल था कि इन लोगों ने बोला कि हम आपको एक इंडियन डोमिनियन का स्टेटस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अपना एक अलग देश संभालने की कोशिश आप करना चाहते हो आप करो, वी विल बी विद यू, बट उस पूरे देश का जो डिफेंस होगा दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन। तो ये चीज़ तो हमें फिर से प्रॉब्लमेटिक लगने लगी, बिकॉज इंडिया वांटेड टू बी अ सॉवरन नेशन। हम चाहते थे कि हमारे पे किसी चीज़ का दबाव ना हो, किसी भी गैर मुल्क का दबाव ना रहे। बट जब इन्होंने इस मिशन में बोला कि डिफेंस का जो पोर्शन रहेगा वो हमारे पास रहेगा, उसके अंदर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, बाकी सब आप जो करना चाहते हो करो, तो फिर से हमने इस मिशन को क्या किया, रिजेक्ट। राइट। तो सबसे पहले हमने ऑगस्ट ऑफ रिजेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन भी हमने रिजेक्ट कर दिया। तो 1939 से लेके 1945 तक चली वर्ल्ड वॉर, एंड ब्रिटेन ने उसमें किए ज़बरदस्त लॉसेस। राइट। तो इतने लॉसेस होने के बाद जब ब्रिटेन को पता चल गया कि अब मेरी सिचुएशन ख़राब है एंड अब मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं एक इतनी बड़ी कंट्री जैसे इंडिया को मैं रूल कर पाऊँ, तो उन्होंने क्या किया, 1946 में भेजा एक कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लान माना जाता है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। क्यों? पहले तो ये देखते हैं कि कौन लेकर आया इस मिशन को, तो इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये भी याद करने हैं। तो स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये तीन लोग मिलके एक कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में लेकर आए, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव वॉज टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट विद इंडियन लीडर्स टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फॉर्मिंग अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का डिसीजन लिया गया, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई उसके अंदर टोटल स्ट्रेंथ रखी गई 389 मेंबर्स की, जिसके अंदर 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे, 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, 1 फ्रॉम बलूचिस्तान एंड 3 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। राइट। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसमें होना चाहिए कि इसमें कितने इंडियंस थे, मतलब आई डोंट थिंक एग्जैक्ट नंबर आपको जरूरत पड़ेगी, बट आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके लगभग 380 मेंबर थे। राइट। मैक्सिमम ब्रिटिश इंडिया से, और प्रोविंसेस से, प्रिंसली स्टेट से अलग से रिप्रेजेंटेशन आई गई थी। राइट। तो इट्स टास्क वाज टू फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फैसिलिटेटिंग अप्रोप्रिएट ट्रांसफर ऑफ सॉवरन पावर फ्रॉम ब्रिटिश अथॉरिटीज टू इंडियन हैंड्स। राइट। तो कैबिनेट मिशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट प्लान बन गया हमारे लिए, क्योंकि इससे हमें सॉवरन पावर मिल रही थी। सॉवरन पावर जैसे हमने अभी बात करी, सॉवरन वर्ड का मतलब क्या है? सॉवरन वर्ड मीन्स के मैं अगर एक नेशन हूँ, मैं अगर एक कंट्री हूँ, तो मेरे अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है, चाहे वो किसी भी तरह का डिसीजन हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो, चाहे वो इमरजेंसी को लेकर कुछ डिसीजन हो, तो उस किसी भी डिसीजन के ऊपर किसी भी गैर मुल्क का दबाव ना पड़े मेरे ऊपर। राइट। सॉवरन हो, जो डिसीजन मैं चाहता हूँ मैं अपनी मर्जी से लूँ, लेना है नहीं लेना सब कुछ मेरे मन में हो, मेरे हिसाब से हो। तो हमें सॉवरन पावर देने का दावा किया किसने? कैबिनेट मिशन प्लान ने। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आप कह सकते हैं एक अचीवमेंट थी कैबिनेट मिशन प्लान का आना। एंड इमीडिएटली उसके कुछ ही टाइम बाद गुड न्यूज़ आई हमारे पास विद दिस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये किन्होंने भेजा? सर क्लेमेंट एटली उस टाइम के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। 20 फरवरी को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में वो 30 जून तक रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। राइट। 30 जून 1948। ठीक है। एंड ये देखते ही जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जैसे ही सामने आया, तो इमीडिएटली मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सब के बीच में आपस में डिस्कशन होने लगी कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो इन लोगों ने क्या, मुस्लिम लीग ने क्या इमीडिएट डिमांड करी कि हमें तो पार्टीशन चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इनको मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ा डर था कि हिंदू मेजॉरिटी नेशन अगर ये है तो शायद इसमें हमें मुस्लिम्स को ऑप्रेस किया जाएगा, हमारे साथ शायद ठीक से बर्ताव नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इन्होंने डिमांड किया कि ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स हमें एक सेपरेट नेशन मिलना चाहिए एंड पार्टीशन हमें चाहिए। राइट। तो ऑन 3 जून लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान दिया। इस प्लान को 3 जून प्लान भी बोलते हैं, तो आपको ये दोनों वेज में याद रखना चाहिए कि पार्टीशन प्लान किसने भेजा, वॉइसरॉय कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड माउंटबेटन, नंबर 1। नंबर 2, जो जून 3 प्लान था वो किस चीज़ से रिलेटेड था? पार्टीशन प्लान से। तो दोनों तरफ से किसी भी तरफ से क्वेश्चन आए घुमा फिरा के, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। राइट। तो जब ये पार्टीशन प्लान आया तो इट वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ? बने दो नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। राइट। बट
अगर आई एम श्योर आप लोगों को ये मालूम होगा कि पाकिस्तान का जो उस टाइम पे सिचुएशन था, तो दो पाकिस्तान थे बेसिकली। एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान, राइट। जो आज का पाकिस्तान है उस पार्ट को बोलते थे हम वेस्ट पाकिस्तान, एंड जो आज का बांग्लादेश है, बांग्लादेश यूज टू बी ईस्ट पाकिस्तान, सिंपली बिकॉज रिलीजियस ग्राउंड्स पे ये डिवीजन किया गया था। तो मैक्सिमम मुस्लिम्स जो थे ईस्ट साइड के, उनको ईस्ट पाकिस्तान बोल दिया गया, एंड देन वहाँ के पाकिस्तानीज को वेस्ट पाकिस्तानी बोल दिया गया। तो आप इमेजिन करिए एक देश बनाया इस तरह का, ऐसा कुछ, जहाँ पे एक पार्ट देश का इस तरफ है एंड दूसरा पार्ट इस तरफ है, एंड दोनों अगर आपको एक एक ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो आपको एक तीसरी कंट्री में से होके निकलना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन थी उस टाइम पे, इस तरह की बाइफर्केशन की गई थी। बट लेटर जो ये वाला पार्ट था बांग्लादेश का, ईस्ट पाकिस्तान, इसको 1971 की वॉर में इंडिपेंडेंस मिल गई थी, एंड इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश, राइट। एनी हाउ, मूविंग अहेड, तो इस एक्ट ने एक तो हमें इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया, हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो क्या बोलते हैं रूल है वो 30 जून तक एंड हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, फ्रीडम दे दी प्रिंसली स्टेट्स को। जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, लाइक हैदराबाद फॉर एग्जांपल, एक ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं, या वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहना चाहते हैं, जो अपना एक देश टाइप बनाना चाहते हैं। तो काफ़ी टाइम लगा हैदराबाद को कन्विंस करने में, काफ़ी हद तक देवर मतलब दे हैड प्लान टू मूव टू पाकिस्तान साइड, बट वल्लभ भाई पटेल जी के बहुत ज़्यादा एफर्ट से, उनके बहुत ज़्यादा समझाने से कि हमारे साथ रह के आपका क्या फ़ायदा है, आपको किस तरह की सुविधाएं, बेटर सिचुएशन आपके सिटीजन्स को मिल सकती हैं अगर आप इंडिया के साथ जुड़ते हैं। तो वो सब चीज़ें समझाने के बाद, वो परसुएशन करने के बाद फाइनली हैदराबाद केम टू इंडिया। तो ये सब होने के बाद इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का एंडेड द ब्रिटिश रूल एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन स्टेट फ्रॉम 15th of August 1947। एंड 15th of August 1947, आज तक हम इस दिन को क्या मना रहे हैं, एज एन इंडिपेंडेंस डे, राइट। तो ये पूरा जो लैंडस्केप था, इससे हमें अब आइडिया हुआ है कि क्या सिचुएशन चल रही थी पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, इंडिया की और ब्रिटिशर्स की क्या बातचीत चल रही थी, क्या सिचुएशन थी वर्ल्ड लेवल पे। एंड तो ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हम लोगों ने अभी पढ़ा है, राइट। आई होप आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये सारा। जिन लोगों को ये बातें नहीं पता हैं, तो आप थोड़ा सा जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आप जब ये वाला पोर्शन कवर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अभी जो लास्ट हमने इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ा, उसके बाद कुछ 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कहीं पे ये नहीं पूछा कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, राइट। तो जब फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछते हैं आपसे, तो आंसर क्या होना चाहिए उसका, लॉर्ड माउंटबेटन, राइट। अगला पॉइंट, जब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, हम आप यहाँ पे पूछता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही फर्क है, यहाँ पे एक ब्रिटिशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक इंडियन की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सी राजगोपालाचारी, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, डिफर करते हैं बहुत, बट आपने ध्यान रखना है इस बात का। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव थे, राइट। तो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट लेक्चर, एंड इसके अंदर हमने आज डिटेल में बात करी है इस पॉइंट के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में। तो टिल दिस पॉइंट अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेडी है, हम अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर सकते हैं अब। एंड नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या काम किया, किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें करी, राइट। कौन कौन सी कमेटीज़ बनी, किस किस कमेटी को किस किस ने हेड किया, क्या क्या चीज़ें हुई उस टाइम पे, क्या क्या डिस्कशंस और मतलब क्या क्या सब चल रहा था पूरे देश में, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। एंड विद दिस आई थिंक वी हैव फिनिश्ड विद लेक्चर 1। एंड once again guys, thank you so much for being so patient, and I hope आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट्स रहते हैं आपके, तो यू कैन राइट मी ऑन द टेलीग्राम आईडी, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मेंशन कर दूंगा। एंड थैंक यू, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।